है गाइस, वेलकम टू अकेडमी एंड वेलकम टू अन अकेडमी लीगल वर्ल्ड, जहां पर आज हम करेंगे जोली एलएलबी का मूवी रिव्यू। इन दिस मूवी रिव्यू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेवरल लीगल इश्यूज दैट द मूवी जोली एलएलबी हैज हाईलाइटेड। अब जोली एलएलबी जो मूवी हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लीज रिमेंबर दैट this is the going to be the first part of Jolly LLB that we're going to discuss. Now Jolly LLB has almost become a franchise now. The first film came in 2013 with Arshad Varshi playing the lead role. उसके बाद एक और अक्षय कुमार स्टारर Jolly LLB 2 आई, and now if the news sources are to be believed, there is soon going to be a Jolly LLB 3 where we will see Akshay Kumar pitted against Arshad Varshi in a new courtroom legal thriller. This courtroom legal thriller provides us with a lot of important information, a lot of important insights, and so many legal concepts, and in fact, several legal judgments that we can definitely have a look at whenever we are going to watch these movies. So, आज जोली एलएलबी में हम इस क्लास में वही देखेंगे कि जोली एलएलबी जो हिट एंड रन केस के बारे में बात करता है, वो हिट एंड रन केस आखिर किससे इंस्पायर्ड था, इस हिट एंड रन केस में कौन कौन से किरदार थे, हिट एंड रन में आखिर होता क्या है, और जितना हमको मूवीज में बताया जाता है, एंड हाउ क्लोज इज दिस टू रियलिटी। चलिए तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मेरा नाम दिव्य है, मैं आपका अनअकैडमी क्लैट एडुकेटर हूँ। आप ही की तरह आई वॉज अ क्लैट एस्पिरेंट। इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, बाय द वे, लॉट ऑफ यू मे बी जुडिशियल एस्पिरेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट और जनरली इंटरेस्टेड इन लीगल न्यूज. I got an All India rank of 16, CLAT All India rank of 17 in IELTS. I've been mentoring CLAT aspirants for the last few years, and here at Unacademy it is my mission to make your CLAT preparation simple and sensible. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मूवी की कि आखिर ये मूवी थी क्या। So guys, the movie was released in 2013. It was the first installment of the Jolly LLB franchise. The film revolved around the early life of lawyer Jagdish Tyagi, also called as Jolly, played by Arshad Varshi, obviously, and focuses on his attempt to earn 6 innocent wage earner their right and his journey against the monopolistic behavior of rich and judicial corruption. Now, obviously, आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें याद आ रही होगी, and this is going to be the highlight of the movie कि किस तरीके से जॉली ने इन 6 मासूम वेज अर्नर जिनके राइट्स खराब हो गए थे, राइट्स खराब कैसे हुए थे, बिकॉज देयर वाज अ पर्सन हु वाज वेरी रिच, और उस रिच इंसान ने इनके ऊपर गाड़ी चला दी थी। खैर, मैं ज़्यादा प्लॉट आपको रिवील नहीं करता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो केस है ना, ये मूवी है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द 1999 हिट एंड रन केस ऑफ संजीव नंदा, एंड थोड़ा सा रेफरेंस हमको प्रियदर्शनी मत्तू केस का भी था। तो आज जो हमारी क्लास का फोकस होगा वो संजीव नंदा के केस पे होगा, एंड हाउ बोथ ऑफ दीज आर सिमिलर। जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओके, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग फाइन। आई जस्ट वांटेड टू चेक इट, कल से ऐसा ना हो ना कि रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो। सो हियर वी गो, हियर कम्स। ओके, यस। अच्छा, तो अब इसमें हिट एंड रन केस है संजीव नंदा का, और फिर मूवी में क्या है, एक बार उन बच्चों के लिए जिन्होंने मूवी अभी तक नहीं देखी है, उनके लिए थोड़ा सा हम स्टोरी लाइन पे बात करते हैं। देखो यार, जैसा कि किसी भी एलएलबी या फिर लीगल थ्रिलर में होता है, स्पेशली बॉलीवुड फ्लिक्स जो होती है, उनमें शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां पर जॉली एक सक्सेसफुल लॉयर को देख रहा होता है। नाउ ऑब्वियसली आपको इससे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता याद आ रही होगी, वहां पर भी तो यही होता है। गोविंदा उस समय he sees Anupam Kher, who is again a very famous lawyer and who is probably defending a person who has been accused of a crime. लेकिन उसमें और इसमें अंतर ये था कि इस बार जो प्रोमिनेंट लॉयर तेजेंद्र राजपाल जिस अक्यूज्ड को डिफेंड कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द मूवी दैट पर्सन वाज गिल्टी। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज राहुल देवान। अब स्टोरी में जैसे ही 2009 से स्टोरी शुरू होती है, जॉली त्यागी है ना, तो यहाँ पे जो अरशद वारशी का कैरेक्टर है उनका नाम है जगदीश त्यागी, और उनको सब लोग जॉली बोलते हैं। इज वेरी जॉली इन कैरेक्टर। तो व्हेन ही सीज दैट अ प्रोमिनेंट क्रिमिनल लॉयर इज डिफेंडिंग एन अक्यूज्ड, एंड ही सीज दैट कि सेशंस कोर्ट में उसको पूरी तरह से बाइज्जत बरी करवा लिया जाता है। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रंकन ड्राइविंग अ टोयोटा लैंड क्रूजर प्रेडो, है ना, और ये एक्यूजेशन था उनके ऊपर कि उन्होंने से 6 इनोसेंट लोग जो कि फुटपाथ पे सो रहे थे आज से 5 महीने पहले, उनकी जान ले ली थी। अब जॉली को लगा, जॉली वाज अपस्टार्ट
in legal profession, है ना. He did not have a lot of money, a lot of fame. तो इस डिसाइड की चलो कुछ नहीं होगा, मैं एक PIL फाइल कर देता हूँ. अगर मैं एक PIL फाइल कर दूंगा तो कम से कम लोग मुझे थोड़ी सी फेम देंगे, लोग मीडिया वगैरह मेरे पास आएगी, तो मेरे पास फिर केस आने लगेंगे. अब शुरुआत में क्या होता है, इनका केस लग जाता है जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी की कोर्ट में. जस्टिस त्रिपाठी को पता चल जाता है कि यार जॉली तो इस तरह से क्या कर रहा है, ही जस्ट यूजिंग दिस क्रिमिनल केस एज अ कंड्यूट ऑफ इंक्रीजिंग हिज फेम. तो वो एक तो PIL में जो जो मिस्टेक है उनके लिए उसको डांट लगाते हैं, और साथ ही में प्रेस रिपोर्ट्स के बारे में बोलते हैं कि यार तुम इस तरह से नहीं कर सकते. और अब जॉली को अगली तारीख दे दी जाती है और बोला जाता है कि यार एक काम करो, अगली बार जब भी तुम आओ ना, नेक्स्ट हियरिंग के पहले इंश्योर करना कि तुम्हारे पास कुछ एविडेंस तो हो, क्योंकि जॉली यहां पर बिना तैयारी के आ गए थे, बिना किसी एविडेंस के. उसके बाद अब जॉली के यहां से स्ट्रगल चालू होती है, एक सिंपल सी स्ट्रगल जिसमें ही विल ट्राई टू इंश्योर कि उन सारे लोगों को जस्टिस मिले. अब क्या हुआ, जॉली उसके बाद एक इंसान से मिलते हैं जिनका नाम होता है एल्बर्ट पिंटो, और एल्बर्ट पिंटो उनको बोलते हैं कि यार मैंने तो पूरा इंसिडेंट देखा है, मैं तो आई विटनेस हूं, और मैं तुमको आराम से क्या करूंगा ना, मैं तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद तुम ये केस आराम से जीत जाओगे. जॉली को अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं होता है, इतना आसान केस हो गया, है ना. लेकिन टर्न्स आउट कि ये जो एल्बर्ट पिंटो था, ये वो जो क्रिमिनल लॉयर था ना, तेजिंदर राजपाल, उन्हीं का एक प्यादा था, और दे जस्ट वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम द दीवान फैमिली. सो वंस दे एक्सट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम द दीवान फैमिली, पिंटो बिकम्स हॉस्टाइल इन द कोर्ट. नाउ व्हाट इज अ हॉस्टाइल विटनेस, ये हमको पता होना चाहिए. एक हॉस्टाइल विटनेस वो होता है जो आपकी तरफ से विटनेस था, but after a certain point in the case he becomes a hostile witness, that is he starts giving evidence which benefit the other party. तो अगर शुरुआत में एक मर्डर केस में आप एक ऐसे इंसान को लेकर के आ गए जिसने मर्डर विटनेस किया है, और वो कोर्ट में जाकर के ये बयान दे कि यार उसने तो मर्डर विटनेस नहीं किया है, इनफैक्ट ही हैज सीन द पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर समवेयर एल्स, ही हैज बिकम अ हॉस्टाइल विटनेस. तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि एल्बर्ट पिंटो ने तो धोखा दे दिया, और साथ ही में जॉली को पता था एल्बर्ट पिंटो धोखा देगा, और एल्बर्ट पिंटो उसको थोड़े से अपने पैसे दे देता है, और इस तरह से जॉली हारने के लिए तैयार हो जाता है. इसी बीच जैसा कि हर मूवी में होता है, जॉली को पड़ती है डांट, और जॉली का जमीर जाग जाता है, क्योंकि इस बार उनको डांट पड़ती है अपनी गर्लफ्रेंड या जो उनकी वाइफ थी उस समय की, उनसे, और बोला जाता है कि यार तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हो जस्टिस फॉर योर ग्रीड. फिर वो राजपाल को जाकर के पैसे दे देता है और बोल करके आ जाता है कि अब तुम में हिम्मत हो तो मुझसे केस जीत करके दिवाना. अब यहां से शुरू होती है द सेकंड पार्ट, द रियल स्ट्रगल. अब प्रताप की हेल्प से, प्रताप कौन होता है, प्रताप जॉली का फ्रेंड होता है, वो जॉली कलेक्ट करता है एक ऐसे वीडियो फुटेज जो कि एक्सीडेंट की थी, और उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है. उसके बाद राजपाल का वही बयान आता है कि यार ये कार, हाँ ये जो कार है ये कार है, लेकिन इसको दीवान साहब का ड्राइवर चला रहा था. अब आती है बात कि इस एविडेंस को हम किस तरह से खत्म करेंगे. तो जॉली यूज करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के एक जबरदस्त हथियार को, जिसका नाम होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और ड्राइवर का होता है यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन. जैसे ही ड्राइवर का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जॉली उस क्रॉस एग्जामिनेशन में काफी सक्सेसफुल होता है, ही इज सक्सेसफुल इन लेटिंग द ड्राइवर एडमिट दैट व्हाटएवर ही वाज सेइंग वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब इतने में पता चलता है कि राजपाल साहब के जो असिस्टेंट है थोड़े से, वो जॉली को मैन हैंडल करने लग जाते हैं. तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि यार अब जॉली को एक बॉडीगार्ड दिया जाएगा. लेकिन किसी तरीके से जो बॉडीगार्ड आते हैं उनमें से जो इंस्पेक्टर रहता है वो तो पहले से राजपाल साहब के पेरोल पे था, तो वो भी कोशिश करता है उसको जॉली को खराब करने की. बट किसी ना किसी तरह जॉली गोरखपुर भाग जाता है अपनी बॉडीगार्ड की मदद से. और वहां पे अब देखो होनी को क्या मंजूर था, इत्तेफाक से गोरखपुर में उसे पता चलता है कि वहां पे एक सदाकंत मिश्रा नाम का इंसान, जो कि उस एक्सीडेंट का है सर्वाइवर. तो जॉली को बहुत सारी कठिनाई आती है, लेकिन किसी तरह से वो मिश्रा को कोर्ट ले आता है. इस बार भी राजपाल साहब वही लीगल इश्यूज को रेज नहीं करना है, लीगल चीजों को यूज नहीं करना है, एंड ही ट्राइज टू स्कटल द कोर्ट प्रोसीडिंग बट बाय सम अंडरहैंडेड मीन्स, जैसे कि प्रेशर डालना. एंड इन अ लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन, and the lawyers, the clients, they try to use every mean possible that they have, even outside the court of law, to ensure that the person who is perhaps not that well paid, or perhaps who does not have sufficient resources, does not get to
fight the case at a equal footing. थोड़ी ही समय में जैसे ही मिश्रा कोर्ट में आते हैं तो वापस से स्टोरी पे हम आते हैं ना, क्योंकि मिश्रा भी कोर्ट में आ गए, हमको भी स्टोरी में आना होगा। तो मिश्रा पूरा ट्रुथ ऑफ द एक्सीडेंट बता देते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो उस दिन उस फुटपाथ पे सो रहे थे जब राहुल दीवान आया और उनपे लैंड क्रूजर जला दी। इस तरह से सब लोगों पे तो लैंड क्रूजर चल गई, लेकिन मिश्रा बच गए। अब जैसे ही उसको दिखा राहुल दीवान को कि मिश्रा जो है वो लैंड क्रूजर मिश्रा ने ये सब कुछ देख लिया है, तो राहुल ने वापस से अपनी कार पीछे ली और मिश्रा के ऊपर भी कार चलाने की शुरुआत करी। लेकिन किसी तरह से वो मिश्रा पे गाड़ी तो नहीं चला पाए, लेकिन उनके पाव को उन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया, है ना। तो अब मिश्रा जो आए थे कोर्ट में, ही केम एम्पिट्यूटेड, ही डिड नॉट हैव वन ऑफ हिज लेग्स। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पुलिस इंस्पेक्टर थे ना राठी, उन्होंने भी, सतवीर राठी, he has threatened him after the accident and fabricated the investigation। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मिश्रा को कोर्ट से छोड़ा गया, पुलिस से छोड़ा गया था, जब उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, उसने सिस्टर की वेडिंग का पैसा दे दिया। तो इससे हमको समझ में आता है कि यार हाउ मच इज द जस्टिस सिस्टम स्टेक्ड अगेंस्ट अ नॉर्मल इनोसेंट पर्सन। यहाँ पे एक इंसान था जिसने बड़ी मुश्किल से अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा था। उस इंसान को उस पैसे से पार्ट करना पड़ रहा है, क्यों? बिकॉज नॉट बिकॉज ही हैज डन समथिंग, बिकॉज समथिंग हैज बीन डन टू हिम एंड ही जस्ट सॉट जस्टिस इन दिस प्रोसेस। और इस पूरी प्रोसेस में वो सिर्फ जस्टिस की डिमांड कर रहा था। उसके बाद कोर्ट में मिश्रा आइडेंटिफाई कर लेते हैं राहुल दीवान को, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। और थोड़ी देर में राहुल दीवान को सजा भी हो जाती है अंडर सेक्शन 304 ऑफ द इंडियन क्रिमिनल कोड। और इस तरह से होती है हमारी हैप्पी एंडिंग। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी लाइन, की स्टोरी क्या थी और इसमें कौन कौन से लीगल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था। ये लीगल कॉन्सेप्ट भी शायद आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि हम रियल केस पे जाएं। जो आपको बताया था ना मैंने कि 1999 का हिट एंड रन केस था, दिल्ली हिट एंड रन केस, जिसको हम संजीव नंदा केस से के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या केस था ये? देखो यार, इसमें जो इंसान थे, ही वॉज एन एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ये संजीव नंदा थे। संजीव नंदा वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द इंडियन नेवी चीफ एंड सन ऑफ इंडियन आर्म्स डीलर सुरेश नंदा। तो ये अपने कोई दोस्त थे सिद्धार्थ गुप्ता, उनकी पार्टी से एक दिन आ रहे थे, लौट रहे थे, एंड ही वॉज ड्रंक एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड केम कि उनको मना किया गया था कि यार आप बिकॉज यू आर ड्रंक प्लीज डू नॉट ड्राइव। लेकिन he did not hear anything from anyone and he dropped the car। और जब उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस किया तो he ran over several migrant worker who were lying on the footpath। Once he has hit a lot of people, वो पूरी तरह से भाग करके वहां से चले गए and he killed a lot of these people। Now this was the case and you will realize how much is the case similar to everything। अब यार यहाँ पर देयर हैज टू बी अ फ्यू थिंग्स जो हमको समझनी पड़ेगी। क्या हुआ था एग्जैक्ट, एक बार फैक्ट्स को वापस से समझ लेते हैं। तो ये देर रात की बात थी, 9 तारीख को वो पार्टी थी, तो 9 के बाद 12 बज गए थे, तो इट वाज 10 जनवरी 1990। और गुड़गांव से संजीव नंदा अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहे थे। नंदा को ऐसा बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स में से कई सारे लोगों ने बोला था कि आप इतनी रात को गाड़ी मत चलाओ, स्पेशली व्हेन यू हैव ड्रंक अ लॉट, बट ही डिड नॉट हियर फ्रॉम एनीथिंग। अब जब वो लोधी रोड पहुंचते हैं तो ही से पुलिस कांस्टेबल एट द चेक पॉइंट। अब वो चेक पॉइंट में पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं और पुलिस कांस्टेबल उनको बोलते हुए कि यार आपकी कार बहुत तेज जा रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी बीच क्या हुआ कि जैसे ही संजीव की BMW क्रैश कर गई उन लोगों से जो पुलिस वाले थे ना, और पुलिस चेक पॉइंट पे लोग खड़े थे। 2 लोगों की वहां पे मौत हो जाती है और 2 लोगों को इंजरी होती है ना। और बाद में पता चलता है कि एक और पुलिस का जो इंसान होता है और एक और बाय स्टैंडर्ड होता है, उसकी मौत हो जाती है। तो आपने 4 लोगों की जान ले ली, 2 लोगों की यहाँ पर इंजरी हो गई और एक किसी तरह से इंसान इसमें सरवाइव कर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो फुटेज थी उसमें ये पता चला कि जब पुलिसमैन को उन्होंने रन कर दिया था ना, तो उन्होंने अपनी कार को स्टॉप किया था संजीव नंदा ने। और जब उन्होंने देखा कि उसके नीचे लोग फंसे हुए हैं कार के अंदर, तो उनके को पैसेंजर ने बोला कि चलो चलो यहां से चलो, और उन्होंने उस कार को चला दिया। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दोज पीपल फ्रॉम द कार, ही जस्ट ड्रॉप अवे।
फिर कार उनके घर आई। घर आकर के उन्होंने अपने वॉचमैन और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अपनी कार को इसको पूरी क्लीन कर दो, क्योंकि अब वहां पे खून के निशान थे। और उन लोगों को भी अल्टीमेटली क्या हुआ कि दे वर चार्ज विद डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। ऑब्वियसली आप जब आपके पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या नहीं भी चल रहा है तो आपको लग रहा है कि इफ समथिंग रिलेट्स विद द कमीशन ऑफ द क्राइम, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उन्हें एविडेंस को मिटा नहीं सकते। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस भी उनके ऊपर लगा था। फिर कई सारे विटनेस आए थोड़े दिन बाद, और विटनेस है ना आए और उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। और ये पता चला कि जब क्रैश हुआ था तो बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि उसके बाद है ना संजीव नंदा ट्राई टू रन अवे, भाई ही वॉज ट्राइंग टू टेक अ ट्रेन, ही वॉज ट्राइंग टू रन अवे। तो इस केस को बहुत जबरदस्त मीडिया में अटेंशन मिला। कई सारे लोगों ने बोला कि यार ये ए टेस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एबिलिटी टू टेक ऑन द पावरफुल है। तो इट बिकेम राजा भोज गंगू तेली वाली लड़ाई कि किस तरह से हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या वाकई में पावरफुल लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकेगा, इस बात का यहाँ पर टेस्ट हो गया था। इसके लिए एनडीटीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा जिसमें यह दिखाया गया कि डिफेंस अटॉर्नीज ने काफी सारे विटनेसेस को पैसा दिया है और उन एडवोकेट्स को दिल्ली की हाई कोर्ट ने डिबार कर दिया फॉर 4 months। ना आपको पता होगा ना, अगर आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी तो जॉली एलएलबी मूवी में भी किस तरह से जो लॉयर रहता है और उसके जो लेकीज रहते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन पेइंग ऑफ विटनेसेस, जो लोगों को पैसा देने में इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहता है। इफ यू आर डूइंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, प्लीज रिमेंबर यू कांट स्टिल नॉट डू यू कांट स्टिल डू एनी इलीगल एक्टिविटी, and therefore if you're caught doing some illegal activity, there can be stern actions that can be taken against you. One of the action being that you may be debarred from practicing the profession of law for a certain period of time. इस केस में भी यही हुआ था। The advocates were debarred from practicing their profession for 4 months. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? देखो, इन्वेस्टिगेशन में अगले दिन जब पुलिस राजीव नंदा के घर पहुंचती है तो दे फाइंड कि उनका जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन प्लेट था वो पूरी तरह से ब्रोकन था, है ना। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि जो कार थी वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी जब उसने विक्टिम्स को हिट किया। थोड़े ही समय में एक जगदीश पांडे नाम के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कार को पहचान लिया। और कार को किस तरह से पहचाना गया, क्योंकि जब कार ने विक्टिम्स को हिट किया था ना, तब थोड़ा सा उसका ऑयल लीक कर गया था, तो ऑयल को मैच कर लिया गया। तो जो कार के टैंक में जो ऑयल था और ओरिजिनल ऑयल था, उन दोनों को चेक किया गया। इट वाज फाउंड कि दे आर सेम ऑयल। उसके बाद है ना ये भी देखा गया कि वो कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी वगैरह वगैरह, और केस को क्लीन करने की अभी भी कोशिश की जा रही थी। तो जल्दी से संजीव नंदा को और उसके दो जो कार में बैठे थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और कई सारे लोगों को और अरेस्ट किया गया, है ना। और दे वर चार्ज विद कल्पेबल होमिसाइड इन कोर्ट। यस, इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस से इसका रीट्रायल हुआ एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे। अब वैसे तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस, द नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर वो जगदीश पांडे। अब आपको पता है ना कि जॉली एलएलबी वाले केस में जॉली का नाम क्या था? जगदीश पांडे ही था ना। हाँ, तो यही उसका यहाँ पर भी नाम था। अब क्या हुआ उसके आगे? रीट्रायल हुआ केस का। रीट्रायल के बाद हमने देखा कि इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे रखा गया। दिल्ली के एक कोर्ट ने 2 नवंबर 2008 को 24 डेज बिफोर द मुंबई अटैक संजीव नंदा को दोषी ठहराया ऑफ किलिंग 6 पर्सन। थोड़े ही समय में ये केस ऑब्वियसली दिल्ली कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके सेंटेंस को कम कर दिया था, तो हिज प्रेजेंट सेंटेंस वाज रिड्यूस्ड टू 2 years एंड द टाइम दैट ही हैड ऑलरेडी स्पेंट इन द प्रिजन। थोड़ा सा लार्ज फाइन उनके ऊपर रखा गया और ये बोला कि उनको 2 साल तक कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी दैट वी हैव सीन इन द मूवी एज वेल एज इन द केस? देखो यार, सिमिलैरिटीज कई थी और कई सारी डिसिमिलैरिटीज भी थी। फैक्ट्स आर लार्जली द सेम। एक केस में आपने पुलिस वालों के ऊपर कार चलाई है, दूसरे में आपने मजदूरों को कार चलाई है। यू शुड अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलर कल्चर में, स्पेशली बिकॉज सिनेमा गिव्स यू अ सर्टेन सिनेमेटिक लिबर्टी, a lot of things are done to enhance the value that the movie watcher derives from the film, and it appeals to your emotion in a way that reality may not have.
A lot of people claim that reality is often stranger than the fiction, but it may not be the case always. In this case, it was definitely not the case. The kind of injustice that has been seen in the movie do happen, but they are highly unlikely to happen in the same case. So while when you watch movies, you should always take the reality depicted in the movie with a pinch of salt. They are not always often that real. But our Indian movies also have a tendency to make things happily ever after. So, for instance, if we had Express and if we have compared the storyline, we have seen that it was a happy ending. What was it really a happy ending? I asked you. It wasn't, at least in the case of Sanjeev Nanda, where he only got punishment for 2 years, and that too the time that he had already spent in the prison while he was undergoing trial. That is not my case to argue that somehow he should have been given a larger amount of punishment. I am sure the court in its wisdom decided to do so. But this case only came into the limelight because the case involved several policemen who were killed and not normal people like the people who were depicted in the Jolly LLB मूवी. तो अगर आप देखोगे कि जॉली एलएलबी मूवी में इट वो नॉर्मल माइग्रेंट वर्कर, अगर रियल लाइफ में इस तरह के नॉर्मल वर्कर्स को, मजदूरों को किसी गाड़ी ने कुचला होता तो शायद ही वो केस को इतना ज्यादा पुलिस अटेंशन मिला होता. पुलिस ने यहां पर इन्वेस्टिगेट किया एंड द पुलिस प्लेड अ फेयर रोल, बट व्हाई डिड दे डू दैट? वाज इट बिकॉज that police officers were involved as victims in this case? We may not never know. There are multiple such news items which tell us about several other downtrodden people in the Indian society who are often never made a party to the administration and dispensation of justice, and that becomes an extremely troubling facet of the judicial system that is there in India, of the legal system of India. And that is a very sad reality, isn't it? Right? So the real case was a little different from the case depicted in the movie, and as the movie had a happy ending, the real case did not. Alright guys, I hope you enjoyed, but there is another thing that we should understand that happened after the movie took place. There was an element of judicial censorship, and this was very funny. So when this 2013 Jolly LLB movie came, it was a comedic satire about the Indian legal profession. It also ran into legal trouble. A movie made about law running into legal trouble was a thing that was not unheard of in India. There are several movies which have been made on lawyers, and lawyers every time when they see a movie made on them, they go to a court and they just go and tell the court that such movie should not be given the censor certificate for reasons only well known to them. Two lawyers initiated public interest litigation in the Delhi High Court, asking court to direct the Film Certification Board to cancel the license that it had granted to the film under the Cinematographic Art Act. Do you know why it was done? It was done because every time a movie is depicted, it has to get a certain certificate from the censor board. That is the board that we normally call the Film Certification Board. Film Certification Board is the true name of the board that is often in popular culture known as the censor board. So there were a lot of lawyers who claimed that their feelings have been hurt, their profession has not been presented in the best light, and therefore this movie should not be seen. Otherwise, people will see lawyers as cunning individuals who have no morals whatsoever. However, this movie was this PIL was just based on the trailer, and they had not really seen the movie, because had they seen the movie, they would have realized that the movie actually depicted the change of heart that one of the lawyer had, especially Jolly. And he was not a great lawyer to begin with. He was not a person of great morals to begin with. But once he started, he became a better person. He became the hero of the movie, because he was the hero of the movie to begin with anyway, right? So the court definitely dismissed this PIL, and the court termed, very funnily enough, that there was nothing of public interest in this PIL, and they found it to be premature because it had been purely filed on the basis of trailers. There was the lawyer did not really had any recourse back then. They went to the Supreme Court. They did not stop at the High Court when the High Court found it that there was no public interest, despite this stern warning and these stern words from the High Court. They never stopped. They went to the Supreme Court.
And when they went to the Supreme Court dismissed the PIL in limine. And one of the judge who was sitting on that bench said, and it was very memorable at that. If you don't like it, don't watch it. That was as simple as someone saying that if there are certain things that you do not agree with, we live in a democracy and you have the right to not watch it. But you can't just stop their public display, their publication, and deprive others of watching and relishing the movies. Right? So that was the funny case. But the trouble did not just stop here, because after Jolly came the Jolly LLB 2, and it also ran into legal trouble. 4 years later, 2017 was the year when Jolly LLB 2 made an entrance. Another petitioner came again, and that petitioner tried his luck at the Bombay High Court. And he said that there was several cuts in the film that did not really represented lawyers in great light. So this Jolly LLB 2 movie was not as lucky. Do you know what happened? The court agreed with the petitioners. So we see a fluctuation or an evolution of the change of the constitutional morality, of the tolerance level that has perhaps gotten a little low in the 4 years from 2013 to 2017. Because in 2013, when the court was finding nothing of public interest in interfering with the certification of a movie, in 2017, similar courts held that yes, we can definitely assure you that the cuts will be ensured. However, Supreme Court did the same thing that it did in the last case, in the case of Jolly LLB 1. What did it do? It stopped to interfere. It did not interfere. In Jolly LLB, the result was to uphold the principles of free speech. In Jolly LLB 2, the refusal of the Supreme Court to intervene meant that the cut proceeded. And Jolly LLB 2 was not depicted in the same manner, in the wholesome manner that the movie maker may have wanted to depict. Should lawyers really be allowed such things, or should lawyers should have a thicker skin to get represented in the way they want, is something that we will find out, or maybe never, but that's up for discussion in the next session maybe. Alright, so this was Divya Kumar Garg signing off on behalf of team Unacademy Legal World. I hope you enjoyed this session. और आपकी जो भी फीडबैक हो, जो भी कमेंट्स हो, यू कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स ऑन द यूट्यूब. इस तरह से हम बहुत सारे मूवीज़ रिव्यूज लाते रहेंगे. एंड आई होप जॉली एलएलबी मूवी अगर आपने देखी नहीं भी हो, तो आज के इस सेशन से आपको कई सारी लीगल पैरेलल्स मिले हों, जो कि आप रियल लाइफ में भी देखते हो, रियल वर्ल्ड में भी देखते हो, और जो मूवीज़ के वर्ल्ड में भी आप देखते हो. लेकिन हमेशा याद रखना कि जिस तरह से किसी भी मूवी में कुछ भी दिखाया जाता है, वो एक्चुअल ट्रू लीगल रियलिटी से काफ़ी नज़दीक तो नहीं होता. कुछ सही होता है और कुछ चीज़ों को यू हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना. और एज लॉ स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज इंश्योर विच डोली डू यू नीड टू फॉलो, द वन दैट वॉज टू बी और द वन दैट वॉज इनिशियली, है ना. तो वो कौन सा जॉली आप फॉलो करोगे, दैट इज ऑब्वियसली अप टू यू. हैव अ ग्रेट डे गाइस.